क्रोध करने से क्या क्या खतरा है। गुस्सा सबको आता है, हम सबको गुस्सा आता है। आपको आता है गुस्सा? सबको गुस्सा आता है। किसी ना किसी कारण से हम लोग कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर थोड़ा सा विचार किया जाएगा। पहला प्रश्न है, पिछली बार कब गुस्सा हुए थे आप? और गुस्सा होने पर आपने किसी को मारा था क्या? फिजिकली हर्ट किया था किसी को? और गुस्सा होने के कारण क्या थे? क्रोधित हुए तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कभी विचार किया आपने कि मैं क्रोधित क्यों हुआ? और क्रोधित जब हुए तो क्या क्या बोले आप? गाली दी आपने? अपशब्द बोले हैं? किसी के ऊपर चिल्लाए? क्या बोला था आपने जब आप गुस्सा हुए थे? क्रोधित होने के बाद क्या आपने माफी मांगी? ये प्रश्न उठता है। तो ये इस पे आप लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं आज। और देखिए कलयुग है, कलयुग में श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग में ये लक्षण ही नजर आएंगे। प्रायण अल्पायुषः सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाधृता। यानी कि कलयुग जो है लोहे का युग, इस युग में लोगों की आयु की वो बहुत कम होगी। अल्प आयुषः, झगड़ालू होंगे, छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ा करने लगेंगे, आलसी होंगे और मिसगाइडेड, अनलकी, हमेशा विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे लोग जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब बताया जाता है कि क्रोधित अगर व्यक्ति हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं उसमें। एक तो देखिए मानसिक रूप से तो हम पीड़ित हैं, और भी कई हमें रोग हो जाते हैं, शारीरिक रोग भी हो जाते हैं, फिजिकल मेंटल दोनों ही हमें रूप से जो है पीड़ित होना पड़ता है। जैसे कि बताया गया है, देखिए क्रोधित होने पर क्या होता है? सर में दर्द, नींद ना आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। और क्या चाहिए बताइए आपको? इससे अधिक कुछ चाहिए आपको? और तो क्रोधित होने से दूसरे को इतना नुकसान नहीं होता है जितना कि खुद को नुकसान होता है। ये क्रोध जो है हमें खत्म कर रहा है, हमारी आयु को खत्म कर रहा है, हमारी चिंताओं को बढ़ा रहा है, हमारे रोग को बढ़ा रहा है। और ऐसे में क्या होता है? क्रोधित व्यक्ति की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। और भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण ने जो है बहुत ही हैवी बात बोली है। क्या बोला है भगवान ने? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। भगवत गीता का ये 16वां अध्याय है और श्लोक संख्या 21 है। काम क्रोध लोभ के 3 द्वार है, देयर आर 3 गेट्स टू हेल। और इसलिए क्या है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इनको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? आत्मा का हनन होगा, यानी कि हमारी चेतना का विकास नहीं होगा, चेतना हमारी गिरेगी। अगर क्रोध निकालना ही है तो चले जाओ वॉशरूम में, शौचालय में, दर्पण के सामने अपने ऊपर ही चिल्लाओ, खुद को देखकर, वो एक तरीका है। और मुक्का ही मारना है तो सामने दीवार में मारो, हड्डियां बचा के, हाथ को बचा के। जैसे हमने एक मूवी देखी थी तो उसमें दिखाते हैं, वो मार्शल आर्ट्स की मूवी थी, तो शुरू में वो प्रैक्टिस करता है तो एक वो बहुत बड़ा गद्दा लटकाया हुआ है, पिलो टाइप का, बड़ा हार्ड पिलो, और वो हैंग करके रखा है, तो उस पर वो मारता रहता है। तो इस तरह से क्या, वो फाइट के लिए तैयारी करता है और बॉक्सिंग के लिए तैयारी करता है, तो वो उस पर वो उसी पे किक कर रहा है, उसी पे मार रहा है वो। और इस तरह से, तो इस तरह से किया जा सकता है अगर क्रोधित होना ही है। अगर लगता है कि क्रोध आपका जो है वो काबू में नहीं है तो ऐसा कर लो, कुछ पुराने कपड़े रख लो, उसी को फाड़ लो। तो देखिए क्या है कि क्रोध आता क्यों है, ये प्रश्न उठता है। क्रोध आने का कारण है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होना। क्रोध 2 प्रकार के होते हैं, साइकेट्रिस्ट जानते हैं। एक तो वायलेंस, एक होता है कि एंगर होता है और व्यक्ति वायलेंट हो जाता है, और एक डिप्रेशन का केस होता है। तो एंगर में क्या होता है, वो जो पेशेंट होता है वो दूसरे के ऊपर क्रोधित होता है। ऐसे वायलेंट केसेस भी होते हैं मेंटल पेशेंट्स में, बड़े खतरनाक होते हैं वो, हाँ? और आप उनके सामने जाओगे तो आपको मार ही डालेंगे। ऐसे वायलेंट केसेस होते हैं, मेंटल केसेस। और दूसरे होते हैं जो खुद के ऊपर क्रोधित होते हैं, यानी कि डिप्रेशन। तो क्रोध 2 तरह का हो गया, एक तो आप दूसरे के ऊपर क्रोधित हो रहे हो और एक खुद के ऊपर क्रोधित हो रहे हो। जब दूसरे के ऊपर क्रोधित होते हैं तो उसको वायलेंस कहते हैं, और खुद के ऊपर जब क्रोधित होते हैं तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन सच बताएं,
इस क्रोध के कारण क्या होता है, हमारा जो इंटर पर्सनल रिलेशनशिप है, आपसी जो हमारा संबंध है लोगों के साथ या भक्तों के साथ, वो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। एक फैमिली में भी एक दूसरे के ऊपर हम क्रोधित होते हैं, पति पत्नी से झगड़ा करता है या पत्नी से झगड़ा करती है, और बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं, और हम पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हैं, सारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जैसे ही आप किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं तो वो क्रोध जैसे ही प्रकट करते हैं, जिसको झटका क्रोध कहते हैं हम, एक झटका मारा आपने, हैमर कर दिया, उसको खत्म कर दिया हमेशा के लिए। क्या खत्म किया आपने? सारा संबंध आपने उस व्यक्ति के साथ खत्म कर लिया। आपका काम तो हो गया, आपने गुस्सा अपना भड़ास निकाल ली, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो आपका बहुत संबंध अच्छा रहा है कई सालों तक, अब वो खत्म हो गया। अब उस व्यक्ति के सामने आना मुश्किल हो जाएगा, उससे बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। वो रिलेशनशिप जो आपने बनाया था, जिस पे आपने मेहनत की थी कई सालों तक, वो सारी मेहनत आपकी बेकार, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, हमारे कंट्रोल में सब कुछ रहना चाहिए, हम जो सोच रहे हैं वही होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं होगा तो हम जो है आतंक मचा देंगे। इस प्रकार की धारणाएं हमारे मन में बनी हुई हैं, और ये सब किस कारण से होता है? अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो के कारण, मैं और मेरा, और वो डिजायर जब फुलफिल नहीं होती हैं तो हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे देखे हमने, कई फ्रस्ट्रेट हो गए, हताश हो गए हमारे विद्यार्थी जो है, युवा पीढ़ी, वो लोग क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे। हमारे बस का नहीं है मटेरियल वर्ल्ड को फेस करना। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है बताइए, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और उसको आप शरीर छोड़ देते हो, आत्महत्या कर लेते हो। कितना बड़ा जो है, इसको कहते कितने आप डरपोक हो। और ये क्रोध जो है, वास्तव में सच बताएं, अगर साइकोलॉजी स्टडी करें, जो साइकोलॉजी जानते हैं वो समझते हैं कि क्रोध जो है वो धीरे धीरे पनपता है, और इसका बीज हमने बोया था कई सालों पहले या कई महीनों पहले या कई हफ्तों पहले या कई दिनों पहले, और वो बीज पनपता रहा, वो अंकुरित होता रहा, और धीरे 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 उसकी जो है, उसमें से जो है क्या कहते हैं, मंजरियाँ निकलने लगी, फिर फूल निकलने लगे, फिर वो फल निकलने लगा, और फल जब निकला तो बड़ा ही वो कड़वा फल था, खट्टा फल था और सड़ा हुआ फल था, क्योंकि उस तरह का बीज हमने बोया है, उस तरह का सींचन हमने किया है। ये कई दिनों से हम लोग अब उसमें अंदर जमा कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए मुझे आपसे अगर दुख है और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा है, तो उस समय मैं उस व्यक्ति से ना बात करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस सोच के, अपने आप ही सोच के उस बात को और नकारात्मक तरीके से जो है उसको मैं जमा कर रहा हूं अपनी चेतना में। नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर, और मैं आपके बारे में सारे एसम्पशंस करता जा रहा हूं। ये सबसे बड़ा कारण है, एसम्पशंस जो है बहुत खतरनाक है भौतिक जीवन के लिए और आध्यात्मिक जीवन दोनों के। उसने ऐसा किया होगा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला होगा, उसने मुझे देखा होगा, उसने ऐसा कह दिया होगा, उसने ऐसा कर दिया होगा। इस प्रकार अनुमान प्रमाण को हम इतना बहुत बड़ा प्रमाण नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग खुद अनुमान प्रमाण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अनुमान प्रमाण को हम सबसे बड़ा प्रमाण मान लेते हैं। उसी ने किया होगा, आप नहीं जानते हो, वो ऐसा ही है। और ऐसा कर करके क्या है, इस बात को सोच के, इस तरह का अनुमान लगा के हम दिमाग वो भारी कर लेते हैं, और एक दिन हमारा जो पूरी चेतना कैसे हो जाती है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी की तरह हो जाती है। आपने ज्वालामुखी जानते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी देखा है? डॉर्मेंट वॉल्केनो जानते हैं आप? वॉल्केनो जो होता है वो अभी एरप्ट नहीं हुआ है, और कई हजारों लाखों वर्षों तक, और धीरे 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 वो एरप्ट होगा। और एक बार एरप्शन हो जाता तो उसकी जो लपटें हैं वो बहुत दूर दूर तक जाती हैं और बहुत नुकसान करती हैं फिर वॉल्केनिक एरप्शन। तो इसी तरह से वॉल्केनिक एरप्शन हमारे कॉन्शियसनेस में जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, और एक दिन उसका एक्सप्लोशन होता है। और एक्सप्लोशन होने पर हम जो भी मन में आता है सारा मुंह से निकाल देते हैं, और शब्दों पे बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता है। हमारी इंद्रियां हमारी संयम नहीं होती हैं, और आंखें हमारी बड़ी हो जाती हैं, आंखें हमारी लाल हो जाती हैं, और पूरा हाथ पांव हमारा हिलने लगता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, और हमारा जो है टेंशन बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, खून खोलता है हमारा। क्यों? हमारा एजम्पशन ही ऐसा रहा है। अधिकांश हमारे क्रोध ऐसे ही होते, बिना सोचे समझे अनुमान लगाकर
किसी के बारे में गलत सुनकर, किसी के बारे में गलत बोलकर हमने कई वर्षों तक जमा कर ली वो पूंजी, क्रोध की पूंजी जमा कर ली, और समय जहां मिलता है, मौका जहां मिलता है, हम हथौड़ा मार देते हैं, हैमर कर देते हैं। हमारा सारा संबंध, हमारा जो लोगों के साथ या फिर भक्तों के साथ विच्छेद हो जाता है। संबंध होता है कि नहीं होता है? इसलिए ये समस्या हर जगह है। घर में भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा, और भाई भाई के बीच में झगड़ा, भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, धनी धनी परिवार में झगड़ा हो रहा है, अपार धन है सबके पास, लेकिन उसके बावजूद भी घर में झगड़ा कर रहे हैं भाई भाई। प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, रिश्तेदारों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई शांति नहीं है मन की। क्रोधित होने का मतलब यह है कि आप संतुष्ट नहीं है, आप एक संतुष्ट इंसान नहीं है, आपको अभी तक जीवन में सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, इसलिए आप छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो रहे हैं। अशांतस्य कुतो सुखम, भगवान गीता में कह रहे हैं, जिसके मन में शांति नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता है। तो मन हमारा अशांत है, मन हमारा हटीला है, और इस कारण से क्या है, ये क्रोध आता रहता है। हमें सोल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहले तो इतना करिए कम से कम आप, कि आप उसी दायरे में रहें जहां पे आप कुछ कर सकते हो। भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्या जानते हैं? अभी जो वर्तमान बीमारी चल रही है उसके बारे में नहीं कह रहा मैं, एक और बीमारी है, उसका कोई इलाज ही नहीं है ऐसा लगता है। और वो जानते क्या है? वो है जो मैं नहीं हूं उसके बारे में सोचना और उसके बारे में समीक्षा देना। प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए था। 4-5 लोग बैठे हुए हैं पटेल चौक में, वहां पार्क में बैठ के ताश खेल रहे हैं, 1 बजे लंच टाइम है, ऑफिस से निकले और वहां पे ताश खेल रहे हैं और बोल रहे हैं मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे विचार से उसको ऐसा करना चाहिए। भाई तुम हो कौन भाई? व्हाट इज योर पोजिशन टू कमेंट अबाउट सच अ पर्सन? तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, बस चर्चा कर रहे हैं लंच टाइम में, लंच ब्रेक में कुछ तो गॉसिप होना चाहिए, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो ये है सबसे बड़े बेवकूफी। कहने का मतलब ये है, हम जो अपने दायरे में रहे ना, आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है वो तो देखो। तो मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे वो करेज दीजिए कि उन चीजों में परिवर्तन मैं कर सकूं जो मैं कर सकता हूं। अगर परिवर्तन नहीं करना है आपको, अगर आपका कंसर्न होना चाहिए और इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वो जब तक क्या है, कहां का कंसर्न है और कहां का इन्फ्लुएंस है, आप खुद अपने ऊपर पहले आप जो है कार्य करना शुरू करिए ना। वो तो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस खुद तो है आप। तो मुझे क्रोध आ रहा है तो उस एरिया में कार्य करूं ना, रादर दैन मैं सोचूं कि बंबई में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, अरे आपके साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपने खुद की चिंता करें, और खुद की चिंता करने के लिए हमें सबसे पहले आत्मन्वेषण करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो ये समस्या का हल मिलेगा नहीं। दूसरों के बारे में सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी देश क्या कर रहा है, मित्र क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उसके बारे में दिन रात चर्चा हो रही है, अपने बारे में चिंता नहीं हो रही है, खुद कितने पानी में हो। तो इसलिए पहले सबसे पहले देखो भैया आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, हाँ मेरा नाम मोहन रूपा दास है, ये मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसलिए मैं अपने बारे में कंसर्न हूं। मुझे गुस्सा क्यों आता है, इसमें मैं कार्य करूंगा। मैं ये सोचो कि पुतिन को गुस्सा क्यों आया या फिर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा क्यों आया, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है? आपके गुस्सा होने से क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा? आपके गुस्सा होने से क्या पुतिन बदल जाएगा? आप तो ऐसे बैठ रहे हैं जैसे कि आप बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हेड बन के बैठे हैं, या आप लोकसभा के स्पीकर हैं, या प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, जैसे कि आपके सुझाव से जो है पूरा देश में परिवर्तन आने वाला है। पहले अच्छी तरह से जान लीजिए आपका भैया इन्फ्लुएंस का क्षेत्र क्या है, तो उसके बारे में कंसर्न रहो। सबसे पहले इधर उधर दाएं बाएं मत झांको, अपने तक रहो। पहले सबसे पहले खुद का उद्धार करो। समाज सेवा करने निकले हो, अरे खुद की भी तो सेवा करो नहीं। और समाज में बोलो सिगरेट में पियो जी, सिगरेट खुद पी लो सिगरेट। लोग आप गुमराह करते रहोगे जब तक खुद ही गुमराह। हम दूसरों को बोले शांत रहो और खुद ही गुस्से में। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर कार्य करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अंग्रेजी में कहावत है। दान ही देना है तो घर से शुरुआत करो।
घर से शुरुआत करो, यानी कि खुद से शुरुआत करो। ये शरीर भी आपका घर ही है, टेम्पररी है भले ही, तो सबसे पहले इस घर के ऊपर कार्य करना शुरू करें। तो पहली एक स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी है एक ईवल मॉन्स्टर की और एक छोटे से लड़के की। बहुत सुंदर स्टोरी है। तो एक कहानी इस प्रकार से कि एक गांव में एक मॉन्स्टर रहता था और मॉन्स्टर बड़ा भयानक था और गांव वाले बहुत ज़्यादा इससे डरे हुए थे। तो गांव वालों ने विचार किया क्या जाए, और एक गांव वाला, उसमें से एक व्यक्ति था गांव में, उसने कहा कि देखो ऐसा है, बहुत हो गया मजाक, और ये मॉन्स्टर किसी को भी उठा के लेके चले जाता है यहाँ से, हम जो है ये सहन नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ तलवार लेके, अभी खत्म करके आता हूँ उसको। वो तलवार लेके गया, और तलवार लेकर जब गया तो मॉन्स्टर लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा था, उसने तलवार को ऐसे खींच लिया उससे। वो तलवार मारा उसने, उसके हाथ में पकड़ा और तलवार ले लिया। वो कुछ कर ही नहीं पाया, उसका हाथ पूरा जाम हो गया। उसमें ताकत बहुत ताकत थी उसमें। तो उसने क्या किया, उसने तलवार निकाला अपना, मॉन्स्टर ने उससे डबल साइज का, उसका इतना साइज है तो उसका और डबल साइज का तलवार, और मॉन्स्टर ने तलवार लिया, एक काट के फेंक दिया उसको। वो गाँव वाला मर गया। गाँव वाले परेशान हो गए, अरे यार क्यों बेकार में सब लिख लिया, इसको कर तू सकता नहीं है, और ये चले तलवार लेके उसको मारने के लिए। भाई अपनी औकात भी देखो, किसको मारने जा रहे हो। तो इस तरह से वो मारा गया वो गाँव वाला। अगर आप क्रोधित भी हो रहे हैं तो आपको सोचना भी है तो कि आपके क्रोध करने आप योग्य हैं कि नहीं। आप क्रोध कर रहे हो तो किसके ऊपर क्रोधित हो रहे हो, ये तो सबसे पहले सोचो। और आपके क्रोध करने का कोई फायदा होगा, उल्टा वो मर गया। और दूसरा व्यक्ति गया, और दूसरा व्यक्ति एक वुडन क्लब लेके गया, एक लकड़ी का गदा, बहुत बड़ा गदा लेके गया, उससे लेके उसको मारने लगा मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर उस डबल साइज का उससे जो है एक गदा लिया है, वुडन क्लब लिया है, और उसे एक सर पे मारा, इसके एक गाँव वाले के सर पे मारा, वो मर गया। दूसरा व्यक्ति मारा गया, पहला मारा गया और दूसरा ही मारा गया। अब जो है वो गाँव वाले बहुत परेशान हो गए, करें क्या यार, बड़ी समस्या हो गई। अब क्या किया, कुछ गाँव वालों ने फैसला किया। एक गाँव वाले ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, उसके ऊपर आग लगा देते हैं। उसने आग लगा दी, आग लगाई तो आग लगाने वाले थे तो उसमें मशाल में आग लेके उसको आग से उसको खत्म करना चाह रहे थे, फायर से उसको खत्म कर दें। तो मॉन्स्टर क्या किया, उसको आग को ही निकल गया पूरा। मॉन्स्टर जो है वो अग्नि को निकल गया, और निकलने के बाद उसके मुख से ऐसी अग्नि निकलने लगी, और उसके बाद वो व्यक्ति जो आया था आग लगाने के लिए वो पूरा रोस्ट हो गया उसमें। तीसरा व्यक्ति मारा गया। अब चौथा व्यक्ति कौन था, वो छोटा लड़का जिसके ऊपर स्टोरी है। एक छोटा लड़का, गांव का छोटा लड़का, 8 या 10 साल का होगा। उसने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं इसको ख़त्म करके आऊँगा मॉन्स्टर को। अब देखिए इसका नज़रिया बिल्कुल अलग था। इसने एक पॉइंट एक नोट किया, क्या पहला व्यक्ति गया तलवार लेके तो उसने डबल साइज का तलवार लेके मारा, और दूसरा व्यक्ति गया तो वुडन क्लब लिया और वो डबल साइज का वुडन क्लब लेके मारा। तीसरा व्यक्ति जो है आग से उसको मारना चाह रहा था, लेकिन आग की लपटें निकली उसके मुख से और तेजी से। तो हर बार जब भी कुछ हम करते हैं तो वो क्या करता है, उसका रिएक्शन डबल मिलता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो डबल होता है उसकी तरफ से, यानी दुगना जो है रिएक्शन उसका होता है। तो सोचा कि क्या किया जाए। तो ये लड़का गया, तो वो लड़के ने 2 सेब दिए। क्या किया उसने, लड़के ने एक सेब दिया, मतलब एक बढ़िया सेब लाया था, कश्मीर का सेब, बहुत बढ़िया सेब दिया, मीठा सेब था वो। तो लोग, वो मॉन्स्टर बड़ा खुश हुआ। मॉन्स्टर ने वो सेब लिया, और उस मॉन्स्टर ने क्या किया, 2 बड़े बड़े सेब दिए उसको, लाल एकदम सेब। आप समझ रहे हैं, वो साइकोलॉजी समझ गया मॉन्स्टर का, जो दे रहे हैं वो वापस वही दे रहा है। वो तलवार दिया तो डबल तलवार दिया, वुडन क्लब दिया तो डबल साइज का वुडन क्लब दिया। तो लड़के ने क्या किया, सेब दिया तो 2 सेब मिल गए, और बड़े बड़े सेब मिल गए। वो सेब बड़े स्पेशल लग रहे थे, इतनी खुशबू आ रही थी उस सेब से, और बिल्कुल जूसी और एकदम फ्रेश, और एकदम ऐसा लग रहा था कि कश्मीर के सेब हैं। और 2 बड़े बड़े सेब प्राप्त हुए, और इसने क्या किया, एक घड़े में मॉन्स्टर को पानी दिया, कि उसको प्यास लगी होगी, इतनी देर वो झगड़ा कर रहा था, फाइट चल रहा था। तो घड़े में बोलता मैं आपके लिए पानी लेकर आया। पानी लेकर आया तो क्या हुआ, उस मॉन्स्टर ने क्या किया जानते हैं, वो एक सोने के 2 घड़े लेकर आया, और 2 सोने के घड़ों में फर्स्ट क्लास जूस, तरह तरह के जूस से, फ्रूट से बना हुआ जूस था, उसमें पाइनएप्पल था और कई सारे जूस थे, मिक्स जूस था। और वो 2 सोने के पात्रों में
जूस भरकर उसने लड़के को सामने रखा। तो लड़का मुस्कुराया, जूस पीकर, जूस लेते ही वो लड़का मुस्कुराया। जैसे ही लड़का मुस्कुराया तो मॉन्स्टर एकदम से मुस्कुराने लगा जोर से, और इस तरह से मॉन्स्टर जो है वो ठीक हो गया। तो लड़के का देखने का देखिए नजरिया बिल्कुल अलग था। बाकी लोग जो है बड़े हेट्रेड के मूड से देख रहे थे उसको और एनबी के मूड से देख रहे थे, इसलिए इस तरह वो रिएक्ट भी कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोगों के साथ पेश आते हैं उसी तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अगर आप लोगों से प्रेम से बात करेंगे, लोग उससे आप मित्रता से बात करेंगे, मीठा बात करेंगे, तो वो लोग भी सोचेंगे यार ये तो इतनी अच्छी प्रेम से बात करते हैं हमारे साथ, तो हमें भी इनके साथ इस तरह से पेश आना चाहिए। तो ये एक कहानी थी। तो इसलिए क्या है कि हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। और एक बात और है, हम लोग हमेशा याद रखें कि हम कभी ना सोचें, कभी वेट ना करें कि लोग बदलेंगे। वी शुड नेवर वेट फॉर द पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर। अगर हम सोचेंगे कि लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, और ये याद रखिएगा जैसे खुद को चेंज करें, कहने का मतलब ये है, अगर सुबह सुबह आप में जॉब में जाना है, ऑफिस जाना है आपको, और सुबह आपने विचार कर लिया यार ये ऑफिस जाना तो बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल मेरा वहाँ मन नहीं लगता है, परेशान करके रखा है मुझे बॉस ने। सुबह अगर आपने ये विचार कर लिया जाने से पहले और यही मूड बना के गए ऑफिस में, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे वहाँ, क्योंकि आपने एक मेंटालिटी सेटअप कर ली। हम कहना ये चाहते हैं अगर पहले से हमने विचार कर लिया कि मैंने इसके साथ रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है और रिलेशनशिप के साथ ठीक करना ही नहीं, तो वो रिलेशनशिप कभी ठीक होगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि अगर आप अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फैट सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट करने का मतलब है जिन लोगों के साथ आपको काम करना है, जॉब करना है, उन लोगों के साथ आपको मिलके चलना पड़ेगा, उनसे अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स, लॉट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप्स वी हैव विद द पीपल। तो इसलिए अगर हम लोगों को प्रेम देंगे, इफ यू लव पीपल, इफ यू रेस्पेक्ट पीपल, इफ यू सर्व पीपल, तो व्हाट विल हैपन, वी विल आल्सो गेट द सेम थिंग इन रिटर्न। अब दूसरी कथा सुनिए, दूसरी कहानी ये है, ये लड़का, ये तो वॉशिंगटन, यह असली घटना है, इट्स अ रियल स्टोरी। इस वाले बद्रीनारायण गोस्वामी महाराज ने सुनाया था, वॉशिंगटन पोस्ट में आया था, ये इंसिडेंट हुआ था न्यूयॉर्क में। देखिए कैसे कैसे लोग मारे जाते हैं। तो एक बच्चा था, वो बहुत हताश था घर में, माता और पिता दोनों झगड़ा करते थे आपस में डेली, पेरेंट्स का रोज झगड़ा। बच्चे ने कहा ये मैं तो परेशान हो गया हूँ कि मैं जब वापस आता हूँ स्कूल से और पेरेंट्स झगड़ा कर रहे होते हैं, रात को डेली झगड़ा करते हैं, डेली झगड़ा करते हैं, वो परेशान हो गया हूँ। और वो किसी घर में गया और वहाँ जाके बंदूक लिया, मतलब आ गया, उसने मूवी देख ली और मूवी में वायलेंस देख लिया उसने, उन्होंने कहा यही सोल्यूशन है। उसके दोस्त के घर में बंदूक था, वहाँ से लिया, वो चुपचाप उठा के उसे अगली बार उन्होंने झगड़ा किया, मैं ट्रिगर दबा लूँ। रियल इंसिडेंट है ये। तो क्या हुआ, एक दिन माता और पिता दोनों ही झगड़ा करने लगे, हस्बैंड वाइफ, और जानते क्या हुआ, ये झगड़ा करते करते बालकनी तक पहुंच गए। झगड़ा इतना हैवी हो गया कि ये लोग देख ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे कि लोग क्या सोचेंगे और बाहर से लोग क्या सोचेंगे, देख के दूसरे अपार्टमेंट से भी लोग देख रहे होंगे, और ये बालकनी तक पहुंच गए। और फिर क्या हुआ जानते हैं, बच्चा फिर परेशान हो गया, उसने कहा क्या ये फिर से झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मैं तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, और मैं ये उम्र में भी बहुत कम हूँ, अभी जा भी नहीं सकता मैं कहीं बाहर, आई एम स्टिल यंग, सो मैं घर छोड़ के जाऊँगा भी कहाँ जाऊँगा। तो ने कहा इनको ख़त्म कर दो। उसने बंदूक निकाली, ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबाने का तो गोली चलेगी, और गोली चली। अब ये कोई एक्सपर्ट तो है नहीं शूटिंग में, तो गोली जब चली तो क्या हुआ जानते हैं, उसी समय टॉप फ्लोर से एक आदमी छलांग मार रहा था आत्महत्या करने के लिए। गोली ना इनकी माता को लगी ना पिता को लगी, ऊपर से जो उतर रहा था आत्महत्या करने के लिए, जो वहां से छलांग मारा था, उसके ऊपर लगे गोली। ए लो कर लो बात। फिर क्या हुआ, नहीं ये कोई केस ही नहीं हो पाया। अब हुआ क्या कि कोर्ट में केस हो गया। अब कोर्ट केस हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसको कैसे डिक्लेयर करें, इसको कंक्लूड कैसे करें, इज इट अ मर्डर केस और अ सुसाइड केस। सोचने वाली बात है, क्योंकि सुसाइड करने तो वो छलांग मारा है ना, इसने गोली जरूर मारी, लेकिन सुसाइड तो वो करने के लिए छलांग मार चुका है, उसका तो अटेम्प्ट सुसाइड का ही था और वो छलांग मार चुका था।
अब हवा में गोली मार दी, ये तो एक एक्सीडेंट ही हुआ ना एक तरह से। हाउ कैन यू से इट इज अ मर्डर, बट स्टिल उसको फिर जुवेनाइल क्राइम के तहत जो है उसको, जुवेनाइल होता है बेसिकली बच्चों के लिए जेल होता है, जो मतलब 18 साल की उम्र से कम होते हैं उनके लिए प्रिजन, अलग प्रिजन होता है, जुवेनाइल ऐसे कुछ कहते हैं उसको। तो वहाँ पे उसको फिर सजा दी जाती है, उसको सुधारा जाता है मतलब, तो वहाँ उसको डाला गया था। बिकॉज इट कैन नॉट बी सेड एज अ मर्डर केस, बिकॉज वो व्यक्ति तो आत्महत्या कर रहा था और गोली उसको जो है अकस्मात लगी, ये चला रहा था अपने पेरेंट्स के ऊपर, ये था घटना। तो ये आया था वॉशिंगटन पोस्ट में, ये आया था, असली घटना है, ये हालत होती देखिए। और दूसरी घटना एक और बताएं, दूसरी घटना भी कुछ ऐसे ही है। तो एक लड़का और लड़की झगड़ा कर रहे हैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में। आप जानते हैं न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में स्काई स्केपर्स बिल्डिंग है, 50 फ्लोर की, 60 फ्लोर की, 100 मंजिलों की ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। टॉप फ्लोर में वो झगड़ा कर रहे हैं और तो भारी झगड़ा हुआ, बहुत भयानक झगड़ा हुआ। और फिर वो लड़का जो है बहुत गुस्से में था और लड़का जो है गुस्सा हुए उतर के बाद नीचे आ गया लिफ्ट से। तो जैसे ही वो पहुंचा, रोड पे पहुंचा, बाहर बिल्डिंग से बाहर आके रोड पे जब आने लगा तो क्या हुआ, ऊपर से वो छलांग मार दी, वो लड़की छलांग मार दी टॉप फ्लोर से। और छलांग जब मारी तो क्या हुआ जानते हैं, सीधा उस लड़के के ऊपर आके गिरी, एक्सीडेंट, वो तो मर गई और इसको भी चोट लगी, वो वहां से गाड़ी भी आ गई। तो ये ऐसी ऐसी घटना होती है वहां पर। तो गुस्से में व्यक्ति जो है कौन क्या कर जाए पता नहीं चलता है, हम अपने को संभाल नहीं पाते हैं और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान गीता में तीसरे अध्याय में, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव भाषणो महापापमा विद्धि एनम ह्या वैरिनम। तो रजोगुण के उत्पन्न कारण उत्पन्न होता है काम। हाँ, ये काम कैसे उत्पन्न होता है, रजोगुण के कारण। और उसके बाद ये काम भौतिक इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है, काम वासना पूरी नहीं होती, वो क्रोध में बदल जाती है। यही है महाशनो महापापमा, ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। रजोगुण के उत्पन्न पैशन इतना होता है कि माइंड इतना डिस्टर्ब होता है कि माइंड एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाता है, डिजायर जब फुलफिल नहीं हो पाती है, सो द पर्सन बिकम हैंग्री। और फिर क्या होता है, ये होता कैसे है, भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बोल रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। तो कंटेम्पलेशन, सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंटेम्पलेशन कर रहे हैं और कंटेम्पलेशन करते 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 क्या होता है, ध्यान लगाते 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 अटैचमेंट हो जाता है। इतना ध्यान अगर भगवान का दर्शन करने में किया होता तो भगवान से अटैचमेंट हो जाता, भगवान के रूप से हो जाता, भगवान के गुणों से हो जाता, भगवान की लीलाओं से हो जाता, भगवान के पवित्र नाम से हो जाता है। लेकिन क्या है, सांसारिक वस्तुओं से वो आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होती है और वो जो इच्छाएं, काम वासना इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध आता है। भगवान बता रहे, साइंटिफिकली बता रहे, देखिए भगवत गीता में कि क्रोध आता कैसे। तो रूट कॉज पे हमें काम करना है, रूट कॉज पे हमें काम करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी आपको और सुनाते हैं। एक लड़का घर में अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है और एग्जाम्स दे चुका है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स आने वाले हैं। अपने पिता से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पिता ग्रेजुएशन ख़त्म होने पर, डिग्री मिलने पर उसके फादर जो हैं उसको बहुत सुंदर गिफ्ट ला के देंगे। उसने अभी भी ग्रेजुएट किया है, IIT दिल्ली से बीटेक किया है और उसको डिग्री मिला है, सर्टिफाई कर चुके हैं, डिग्री उसके हाथ में है और वो पिता से एक्सपेक्ट कर रहा है कि पिता उसको बहुत सुंदर गिफ्ट ला के देंगे, क्योंकि पिता से पहले ही बोला था कि फादर मैं ग्रेजुएशन जिस दिन करूंगा, सो आई एक्सपेक्ट समथिंग वेरी नाइस फ्रॉम यू। फादर को ओके, नो प्रॉब्लम, इट विल बी डन। तो फिर क्या होता है कि फादर क्या करते हैं, एक बुक बहुत सुंदर उसमें रिबन चढ़ा होता है और वो बुक ला के देते हैं बच्चे को। बच्चा गुस्से में आ जाता है एकदम से, वो लड़का गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और आप मुझे क्या दे रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार लेके देंगे। मतलब ही वॉज अ सन ऑफ ए वेरी वेल्दी मैन, उसके फादर बहुत रिच थे, ह्यूज बंगलो एंड सो मेनी कार्स, ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां हैं घर में, लेकिन वो लड़का एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको एक स्पोर्ट्स कार मिलेगा, मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार। और देखा कि किताब ही मिली है,
मैंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया था और आपने मुझे क्या दिया, मुझे केवल भूख दिया। और मुझे कहा बेटा सुनो तो सही, तो मेरी बात पूरी बात सुनो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। देखिए एजम्पशन उसने कर लिए कि, और गुस्से में क्या हुआ, उस किताब को वहीं पटक के उसी समय घर छोड़कर चला गया। अब क्योंकि वो क्वालिफाइड था, अच्छा पैकेज था और जॉब प्लेसमेंट उसका हो गया था, अब बड़ी अच्छी कंपनी में उसका जॉब लग भी चुका था और वो अलग रहने लगा, घर छोड़ के चला गया। और कुछ समय के बाद ही बिकेम अ वेरी बिग बिजनेसमैन। और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उसको एक मेल आया जिसमें लिखा था कि आपके फादर शरीर छोड़ चुके हैं, योर फादर हैज पास्ड अवे, प्लीज कम इमीडिएटली। क्योंकि आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करने हैं। प्रॉपर्टी, एक ही लड़का था, सारी प्रॉपर्टी इनको मिलनी थी, तो नेचुरली लड़के को आना ही था। तो वापस आया लड़का रोने लगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि उसका फादर से अटैचमेंट तो बहुत था और कोई तो कारण नहीं था। यही कारण था, एक इस छोटे कह लीजिए उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब उसको लगा कि मैंने गलती की, मैं अपने फादर से मिल भी नहीं पाया आखिरी समय में। तो वो लड़का वापस आया घर, और लड़का जब वापस आया तो घर में अलग अलग चीज़ें तलाश करने लगा, डॉक्यूमेंट सर्च करने लगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पेपर्स है उसको सर्च करने लगा, और अलग अलग अलमारी खोल के देखी, ड्रॉस खोल के देखा। तो वो जब खोला एक डेस्क में, जब ड्रॉस खोला तो उसने देखा कि उसमें वो किताब है अभी भी, जिसमें वो रेड कलर का रिबन चढ़ाया हुआ है। उसने सोचा ये किताब है कौन सी किताब, मैंने किताब खोल के भी नहीं देखा। और ये बात हो गई कम से कम कितने साल हो चुके थे, 5-10 से 10 साल हो चुके थे। वो किताब भी पढ़ी मैं वहां पे, और वो किताब खोल के देखी, भगवद गीता एज इट इज, एक एक करके पेज उससे पलटे। उसको बुक बड़ी अच्छी लगी, कितनी सुंदर बुक है ये, क्या टीचिंग्स है भगवान श्री कृष्ण की इसमें गीता में। और गीता के आखिरी पन्ने में जब पहुंचा, लास्ट पेज में, उसमें एक चाबी थी, चाबी को उसमें स्टिक किया हुआ था टेप से, और उसमें टैग लगा था कि ऑल पेमेंट्स हैव बीन मेड विथ लव फॉर माई प्रेशियस सन हु मेड मी सो प्राउड, फुल पेमेंट मेड। तो उसमें टैग था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे प्रेशियस सन के लिए है, वो मेड मी सो प्राउड, और मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है, ये गाड़ी की चाबी है। देखिए अब समझ इस बात को, उसे किताब खोली नहीं थी, उसे एज्यूम कर लिया था, घर छोड़ के चला गया था, और 10 साल के बाद जब वापस आया तो वो क्या देखता है, उस बुक के पीछे वो गाड़ी की चाबी देखता है। काश मैंने किताब खोल के देखी होती, मैंने एज्यूम नहीं किया होता और किताब खोल के देख लेता मैं, तो ये दिन ना देखना पड़ता। उसको इतना दुख हुआ, रो आया, बहुत रोने लगा, वो आंखों से आंसू बहने लगे उसके। तो ये होता है प्रॉब्लम, जब एज्यूम कर लेते हैं हम बहुत सारे एजम्पशंस करने लग जाते हैं किसी के बारे में, भक्तों के बारे में या संसार के लोगों के बारे में, ऐसा होगा, उसने ऐसे किया होगा, उसने ऐसे किया होगा। तरह तरह के लांछन लगाते हैं, तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं हम लोग, तरह तरह के क्रिटिसिज्म हम लोग करते हैं, और वो बात इतनी बढ़ जाती है। अंत में जानते हैं क्या होता है, जब असली बात सामने आती है तो पता चलता है जितना हमने सोचा था उसका 1% भी नहीं है। होता नहीं होता कई बार ऐसा, कितनी एनर्जी हमने लगा दी, कितना अपना कॉन्शियस कंटैमिनेट किया उस एजम्पशंस के कारण। तो याद रखिएगा, हमारे कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां कम्युनिकेशन की कमी होगी वहां रिलेशनशिप खराब होगा। रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन कैसा, इट शुड बी नॉन डुप्लीशियस कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है तो याद रखिएगा कि असम्पशन से हम लोग बच के रहें, अदरवाइज क्या होगा, हम लोग कभी भी अपने संबंधों को ठीक नहीं कर पाएंगे। असली बात को ना जाने, सच्चाई को ना जाने बगैर हम कुछ भी अनुमान लगा लें, ये तो ठीक नहीं है ना किसी के बारे में, और रूमर फैलाना शुरू कर दें, वो तो और भी ज्यादा दिक्कत है। एजम्पशन कर लिया और उसके बाद एजम्पशन चलो आपके मन में एज्यूम किया आपने, लेकिन आपने उसको एक्टिवेट करके क्या किया, आप दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दिया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आप उस व्यक्ति से जाके नहीं पूछे, उस व्यक्ति से कभी जाके मिले नहीं, लेकिन आप दुनिया भर में जाके उसका जो है ढिंडोरा पीट दिया और प्रचार कर दिया आपने। नुकसान आपने उस व्यक्ति का नहीं किया, नुकसान आपने खुद का कर लिया। ऐसा होता ही नहीं होता हमारे साथ, तो ये बहुत डेंजरस। आपको एक स्टोरी और सुनाता हूं मैं। तो एक लड़का, इस स्टोरी को
बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक लड़का, उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके पिता बहुत परेशान है। ये लड़का मेरा इतना शॉर्ट टेम्पर है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है उसको। कभी कोई कुछ तोड़ देता है, कभी कुछ सामान तोड़ देता है, सामान उठा के फेंक देता है, और पड़ोसियों से झगड़ा करता है, मित्रों से झगड़ा करता है, अपने भाइयों से झगड़ा करता है। ये लड़का क्यों इतना गुस्सा आता है इसको, क्या कारण है? तो एक प्लान बनाया उनके पिता ने। उनके पिता ने कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें, और लड़का भी सोचता था कई बार, ऐसा नहीं कि लड़का रियलाइज नहीं करता, वो कई बार आके बोलता था अपने फादर से, फादर ऐसा है कि मैं गुस्सा तो होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आता मुझे इतना गुस्सा आता क्यों है। बोलते अगर आप तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को ठीक करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू रियली हेल्प योरसेल्फ, तो मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ तुम्हें। उसने क्या किया, उनके फादर ने क्या किया, बहुत सारे कील जो है उसने थैली में डालकर दे दिया बहुत सारे कील और कील डाल के दे दिया। बोलते कि हमारे घर के पीछे एक लकड़ी का दीवार है, प्लाई का होता है ना दीवार, जैसे लकड़ी का दीवार है, और पूरे दिन में जब जब तुम्हें गुस्सा आए ये कील वहां ठोक देना। एक दिन 10 कील ठोका, एक दिन 20 कील ठोका, एक दिन 35 कील ठोक दिया। और वो डेली जाके, वो उसके पिता ने कहा डेली जाके देखना, शाम को जाके देख कितने कील तुमने ठोके हैं। आज मुझे 10 बार गुस्सा आया, आज मुझे 20 बार गुस्सा आया, आज मुझे 35 बार गुस्सा आया। तो अपने गुस्से का वो असेसमेंट कर रहा है लॉजिकली, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो कील जो है कम होने लग गया। उस असेसमेंट के कारण उसने अपने आप को स्टडी किया, एनालाइज किया, और कील अब वो कम होने लग गया। अब उनके पिता ने कहा अब तुम्हें जब जब गुस्सा ना आए, जिस जिस दिन गुस्सा ना आए, अब तुम्हें क्या करना है, मान लो आज मुझे गुस्सा ना आए तो कील निकालना है, और आज गुस्सा ना आए तो कील निकालना है। तो इस तरह से करके वो एक एक करके सारा कील निकाल लेगा, सारा कील निकाल लेगा। और जानते क्या हुआ, सारे कील निकल गए। अब उसका गुस्सा आना बंद हो गया। लेकिन उनके पिताजी ने कहा एक बात देखो बेटा, एक बात देखो, तुम क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, तुमने कील पहले लगाए गुस्सा आने पर, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा तो तुमने सारे कील निकाल दिए 1 बाय 1, दीवार बिल्कुल साफ हो गई कि नहीं हो गई? लड़के ने कहा नहीं डैड, अभी दीवार साफ का हुई है, छेद कितने सारे नजर आ रहे हैं, जो कील मैंने ठोका उसमें बहुत सारे छेद नजर आ रहे हैं। ये कील जो है स्कार छोड़ चुका है ना, इट हैज लेफ्ट अ स्कार ऑन द वॉल, डू यू सी दैट? तो ऐसे ही होता बोलते। तो होता जानते क्या होता है, जब हम अपशब्दों का उपयोग करते हैं और जो क्रोधित हो जाते हैं, लोगों के साथ झगड़ा कर देते हैं, भले ही माफ़ी मांग लें, अपनी गलती का एहसास कर लें, लेकिन जानते क्या होता है, उसकी छाप कहीं ना कहीं रह जाती है, उस कार कहीं ना कहीं रह जाता है। उस तरह का रिलेशनशिप नहीं बन पाता जैसे कि पहले था। एक बार गुस्सा होने से क्या हो रहा है, एक बार क्यों क्रोधित क्यों नहीं हो गए आपने रिलेशनशिप हमेशा के लिए खराब कर लिया। इसलिए क्रोधित होना जो है कितना भारी पड़ सकता है आपको, आप सोचिए, अंदाजा नहीं लगा सकते आप क्रोधित क्या हो गए उस व्यक्ति के ऊपर। अभी माफी भी मांग ली, आपने गलती का एहसास भी कर लिया, लेकिन वो बात नहीं रही जो पहले थी, कहीं ना कहीं वो जो है स्कार तो रह ही जाता। इसलिए कम से कम इतना सोचना चाहिए कि अब हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, इसलिए याद रखिएगा, क्रोधित होकर कभी किसी को व्हाट्सएप मैसेज मत करिए, क्रोधित होकर कभी किसी को मेल मत भेजिए, क्रोधित होकर कभी किसी को फोन मत करिए, क्रोधित होकर कभी किसी गेस्ट को इनवाइट मत करिए। और गुस्से में है तो बोल दीजिए आज मैंने वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया है, अगर आप गुस्से में हैं। नहीं तो जानते हैं, अगर आपने सेंड बटन दबा दिया और पता नहीं क्या शब्द भेज दिया आपने उस मेल में, वो फिर हमेशा के लिए वो स्कार बन जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन ये है कि ऐसे क्रोध आने पर हमें क्या करना है, कुछ समय के लिए अपने आप को होल्ड करना। लेट्स होल्ड इट, लेट्स नॉट एक्ट अपॉन इट, डिले योर एंगर। अपने क्रोध को डिले करिए, आज नहीं कल भेजूंगा, कल नहीं परसों भेजूंगा। अब जानते क्या होगा, देखिए आप 1-2 दिन में जाकर क्रोध ठंडा हो जाएगा ना, आपका इंटेलिजेंस जो है अब अलग तरीके से कार्य करने लग जाए। उसको लगेगा यार इतनी कोई सीरियस बात थोड़ा, मैं इतना क्यों क्रोधित हो रहा हूं। इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि रजोगुण के कारण व्यक्ति जो है क्रोधित होता है। तो रजोगुण जैसे ही शांत होगा, आपका इंटेलिजेंस जो है वो अलग तरीके से काम करने लग जाएगा। देन यू विल नॉट बी रिपीटिंग द सेम मिस्टेक एज यू हैव डन, राइट। तो एक हमेशा फॉर्मूला याद रखेगा, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो, ग्रज मत मेंटेन करो किसी के लिए। वास्तव में अगर मटेरियली में अगर सोल्यूशन दूं इस तरह का, तो वो सिर्फ क्या होगा, टेम्पररी होगा। रियल सोल्यूशन तो स्पिरिचुअल सोल्यूशन है।
जब तक हम प्रोसेस नहीं अपना लेते कृष्णा कॉन्शियसनेस के, और इस क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह को अगर इसको जड़ से नहीं खत्म कर लेते तो फिर क्या होगा, ये फिर से पनपेगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का परमानेंट सॉल्यूशन है चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इस प्रोसेस को फॉलो करने से क्या होगा, धीरे 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 हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मात्सर्य हमारी चेतना में जो कूट कूट के भरे कई जन्मों से, करोड़ों करोड़ जन्मों से, वो धीरे धीरे सब शांत हो जाए। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए और कोई तरीका नहीं है इसका। मेटेरियली तो हमने आपको सॉल्यूशन दिया, जैसे कि एक बड़ा अच्छा बताया, एक थे डॉक्टर फ्रेडरिक लुस्किन, उन्होंने कहा कि फॉरगिव फॉर गुड, पीपल हु फॉरगिव शो लेस डिप्रेशन, एंगर, स्ट्रेस एंड होपफुलनेस, फॉरगिव फॉर गुड। अब देखिए महाभारत के प्रसंग में अगर अब चले, थोड़ा शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए, द्रौपदी जी के 5 पुत्र मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दे दी, मार डालो उसको। इससे सोते 5 पुत्रों को मारा है, और भगवान कृष्ण की आज्ञा फिर भी मिल तो गई थी, लेकिन द्रौपदी जी ने रोक लिया। द्रौपदी ने कहा कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य का लड़का है, ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मारना ठीक नहीं होगा। जानते द्रौपदी जी ने क्या बोला? द्रौपदी जी का हृदय, उनका कितना विशाल हृदय था, वो तो और क्रोधित हो सकती थी, उनके 5 संतानें मार के गई हैं, लेकिन द्रौपदी जी जो साक्षात लक्ष्मी जी, उनका हृदय कितना विशाल है। द्रौपदी जी कहती हैं, मैं नहीं चाहती हूं कि इनकी माता भी उसी तरह कष्ट पाए जिस तरह से मैं कष्ट पा रही हूं। देखिए, इसको कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। नहीं तो क्रोध का कोई अंत ही नहीं है। अगर हम बदला लेते रहे, रिवेंज लेते रहे, उसका कोई एंड नहीं, हमारा मन फिर शांत नहीं हो पाएगा। अब महाभारत की आपको घटना बताते हैं एक और। महाभारत में हम जानते हैं कि पांडव लोगों को जो है वनवास हो गया था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। और हम जानते हैं कि दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा था, ये व्यवस्था कर दी, इस प्रकार योजना बनाई, और फिर उनको वहां से जाना पड़ा हस्तिनापुर राज्य त्याग कर। जब पांडव लोग जाने लगे, देखिए युधिष्ठिर महाराज जानते हैं उनके साथ षड्यंत्र रचा गया है, पांडव लोग जानते हैं उनके साथ षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने चूक तक नहीं की, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, प्रवोक नहीं हुए वो, और युधिष्ठिर महाराज चुपचाप चले गए। और वहां जो एकत्रित ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण लोग जो हैं वो सब तैयार थे, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे आपके लिए, नहीं तो हम भी आपके साथ चल पड़ेंगे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों को क्या संबोधित कर रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुने। कह रहे हैं, बंधुओं राजा धृतराष्ट्र हमारे माननीय पिता, गुरु और श्रेष्ठ पुरुष हैं। कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, जबकि उनको जंगल भेजा जा रहा है। वे तो जो आज्ञा दें हमें उनका हमें निशंका होकर पालन करना चाहिए, यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें। यदि पांडवगण चाहते तो क्या करते? वो एक तो ब्राह्मणों को अपने साथ ले लेते, सेना को भी अपने साथ से ले लेते। वो तैयार थे, सेना भी तैयार थी और वो ब्राह्मण भी तैयार थे, सब के सब वो क्या हो जाते हैं, पांडवों के साथ आ जाते हैं। तो वैसे ही वो हस्तिनापुर राज्य का सिंहासन प्राप्त कर लेते कि धृतराष्ट्र को कैद कर लिया जाता नहीं, और स्वयं को वो हस्तिनापुर का राजा घोषित कर देते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने गलत काम नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज ने उसको सहन कर लिया चुपचाप और निकल पड़े। परीक्षित महाराज ने जिस तरह से क्या किया, श्रृंगी ने शाप दिया, उस स्वाप को चुपचाप स्वीकार कर लिया, विरोध नहीं किया। ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में है कि कोई अगर क्रोध प्रकट करता भी है तो हमें क्रोध नहीं प्रकट करना है। जानते फिर विजय होने की बात क्या हुआ? जब पांडवों की विजय हो गई, और एक अद्भुत बात है, पांडवों की जब विजय हो गई तो जानने क्या है, धृतराष्ट्र फिर भी रह गए थे, अधिकांश कौरव मारे गए थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने फिर भी सम्मान दिया महाराज धृतराष्ट्र को। उनके महल में रोज जाते महाराज युधिष्ठिर और उनसे आशीर्वाद की याचना करते। प्रातः काल सुबह उठने पर सबसे पहले वो जाके धृतराष्ट्र के चरणों को छूते और उनको पूरा आदर देते। तो महाराज युधिष्ठिर विश्व के सम्राट तो थे ही, लेकिन क्रोध के वशीभूत नहीं थे। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि जो कृष्ण भावना भावित होता है व्यक्ति, उसकी इंद्रियां कितनी संयम होती हैं। ऐसा व्यक्ति जो राज्य करता है, ऐसा व्यक्ति जब देश को चलाता है, ऐसा व्यक्ति जब पूरे समाज को चलाता है, ऐसा व्यक्ति जब पूरे संसार को चलाता है, तो पूरा संसार खुशहाल हो जाता है। राजा के इस आदर्श आचरण को देखकर सामान्य जनता भी, प्रजा भी सोचती है कि राजा देखिए कितना हमारा संत पुरुष है, कितने बड़े भक्त हैं ये भगवान के, कि इन्होंने थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया। प्रजा कितना सोच रही होगी महाराज युधिष्ठिर के बारे में
कितना रिस्पेक्ट, कितना आदर होगा उनका युधिष्ठिर महाराज के लिए कि देखिए रंच मात्र भी विरोध नहीं किया महाराज युधिष्ठिर ने, इनके साथ क्या क्या अत्याचार किया कौरवों ने, लेकिन देखिए महाराज युधिष्ठिर जो है धृतराष्ट्र के चरण छूने जाते हैं, प्रातःकाल उनको पूरा आदर देते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि हर भौतिक समस्या का क्या है, केवल आध्यात्मिक हल है, केवल आध्यात्मिक हल है और कोई हल नहीं है। अंत में हम आपको कुछ सोल्यूशन देना चाह रहे हैं। ये है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का मतलब होता है, या नीचे लिखा देखिए, ध्यान से देखिए, यू कीप ऑन रिपीटिंग मोर और लेस द सेम स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन इन अ काम कंट्रोल वॉइस। एक हलाल है, एक झटका है। शब्द अजीब से हैं ये, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर क्रोधित होकर एक ही झटके में आप क्रोधित हो गए, सोचे कि मैं अभी हैमर करके आता हूं उसको, उसकी हालत खराब कर देता हूं मैं, तो आपका काम तो हो जाएगा शायद, लेकिन आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और हलाल की टेक्निक में क्या होता है कि आप सुधारने के लिए बोलते तो हैं, लेकिन क्रोधित होकर नहीं। अब हो सकता है कि इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए और रिजल्ट इतना जल्दी ना आए, लेकिन याद रखिए आपका जो रिलेशनशिप है ऐसे लोगों के साथ या ऐसे भक्तों के साथ कभी नहीं खराब होगा, क्योंकि वो लोग सोचेंगे प्रभु जी देखिए कितने प्रेम से बताते हैं और बार बार बताते हैं, हम ही मूर्ख हैं जो इनकी बातों को नहीं समझ पाते। तो इसलिए क्या है कि वैष्णव संबंध में, भक्तों के समाज में ये बहुत ही मायने रखता है ये बात। और कई लोग पूछते भी हैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ व्यापारी हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, बाहर की दुनिया में तो काम होगा नहीं, हमें तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और डांटना भी पड़ता है। देखिए आपको अगर एम्प्लॉय चाहिए तो एम्प्लॉय मिल जाएंगे पेड़, लेकिन अगर आप लोगों का हृदय चाहते हैं, हार्ट चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको लोगों के साथ संबंध बनाना ही होगा। अगर आपने संबंध अच्छा बना लिया और मान लीजिए सैलरी किसी कारण नहीं भी दे पाए, जैसे वर्तमान स्थिति में चल रहा है, वो लोग फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो अपना जीवन दे देंगे, बोलेंगे हम भूखे मर जाएंगे लेकिन ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। ये क्यों होता है? जब रिलेशनशिप बेस्ड होता है। अगर रिलेशनशिप बेस्ड नहीं होगा तो जहां आपने एक चवन्नी कम की उसी समय आपको बोलेंगे सर हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, हम किसी और नौकरी पे जाना चाहते, क्योंकि आपका रिलेशनशिप किस पे बेस्ड था? टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड था। तो इसलिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा लगता है कि हमारा रिजल्ट स्लो आ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप स्टॉप होने के कारण हम लोगों का हार्ट जीत लेते हैं और लोग हमारे फिर अपने लिए अपना लाइफ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना हार्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, हम कहें जरूर कभी कोई गलती होती है तो सुधारने का तरीका होता है अपने आचरण के द्वारा और बड़े प्रेम से समझाने के द्वारा हम किसी भी कठोर हृदय को बदल सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक बताया हमने। और दूसरा है, तो ये लास्ट में कंक्लूजन स्लाइड है, क्रिटिसिज्म हमारा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरों में अच्छे गुण देखें। हम ये नहीं कह रहे कि क्रिटिसिज्म होना ही नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर हमें देखना है कि अगर हम वास्तव में किसी का भला चाहते हैं तो शुभचिंतक बने हम उसका, एक मित्र के भांति, एक भाई के लिए नाते, यानी कि हमारे हृदय में कंपैशन होना चाहिए कि आई रियली वांट टू हेल्प दिस पर्सन। आर यू विलिंग टू हेल्प दिस पर्सन और यू आर विलिंग टू डिस्ट्रॉय दिस पर्सन? ये पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर आप उस व्यक्ति को हेल्प करना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद जाएंगे, उससे बड़े प्रेम से बात करेंगे और उसको हेल्प करने की कोशिश करें, नॉट बिकॉज ऑफ एनवी बट आउट ऑफ व्हाट? लव, रेस्पेक्ट एंड सर्विस। अवॉइड असम्पशंस। हमने जैसे स्टोरी सुनाई थी असम्पशंस की स्टोरी, तो अनुमान लगाना हम बंद करें। सो वी हैव टू लव एवरीवन, वी हैव टू रेस्पेक्ट एवरीवन एंड सर्व एवरीवन। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए हमेशा। सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें, सबको आदर दें। और क्रोध आता है थोड़ा सोच लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, अभी एकदम से क्रोध मत प्रकट करिए, एक्शन तुरंत मत लीजिए, वेट एंड थिंक बिफोर यू एक्ट। हमेशा याद रखिए कि दूसरों को क्षमा करें। याद रखिएगा एक चीज, और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेगा। जो आप लोगों से आशा कर रहे हैं, लोग भी आपसे आशा कर रहे हैं। आज अगर आप किसी को माफ करते हैं, आज आप किसी की गलती को भूल जाते हैं, तो जानते हैं कल आपसे जब गलती होगी तो वो भी मजबूर हो जाएंगे आपको माफ करने में और वो भी भूल जाएंगे आपकी गलतियों को। लेकिन अगर आपने गलती पकड़ी और आपने अनुमान लगा के उनको दंडित किया और उनके ऊपर क्रोधित हो गए कि ये व्यक्ति कितना गलत है, तो जानते क्या होगा? भविष्य में जब भी उनको मौका मिलेगा और जब वो हमारे अंदर गलती देखेंगे तो उसी तरह का जो है रिएक्शन होगा, वो भी हमें छोड़ेंगे नहीं, वो रिवेंज लेंगे फिर। इसे याद रखिएगा, हमेशा हमें इस भाव से ही करना चाहिए कि दूसरों की मदद करें, प्रेम से दूसरों को सुधारने का प्रयास करें, और उसका परिणाम यह होगा अगर हमसे भी गलती होगी तो वो भी इसी तरह से हमें परखेंगे और उनका भी व्यवहार हमारे साथ ऐसा ही होगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम रिलेशनशिप भक्तों के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हमने जैसे युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया या परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया,
और वो इसलिए कर पाए थे कि वो कृष्णा भावना भावित थे। आर्टिफिशियल तरीके से मटेरियली हम सोल्यूशन ढूंढेंगे तो कुछ समय के लिए तो वर्क करेगा, लेकिन हमेशा वर्क नहीं करेगा, कहीं ना कहीं फिर से दोबारा गलती कर बैठे। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो केवल स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। याद रखिए युधिष्ठिर महाराज को, याद रखिए प्रहलाद महाराज को, जिनके समक्ष उनके पिता की हत्या हो रही है, भगवान श्री नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं और प्रहलाद महाराज माला लेके खड़े हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव से कि हे नरसिंहदेव, मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, मैं जानता हूं उनसे बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप उनको क्षमा कर दीजिए। इस तरह का भाव आपके अंदर जब तभी जागृत होगा जब आप कृष्ण भावना भावित होंगे और जब आप इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।